हॉन्टेड वर्ल्ड। वही ठंड भरी रात है, लेकिन आज कोहरा और भी गहरा है। आग की चिंगारियां हवा में उड़ रही हैं। दादाजी अपनी पुरानी शाल ओढ़े बैठे हैं। बच्चे आज पहले से ही वहां मौजूद हैं। उनकी आंखों में डर और एक्साइटमेंट दोनों है। दादाजी, कल जो आपने कहानी सुनाई थी ना, वो इतनी डरावनी थी कि राहुल तो रात भर सो ही नहीं पाया। हमें वो कहानी बहुत पसंद आई। हाँ दादाजी, मुझे तो हर आहट में वही छलावा दिख रहा था, पर सच में बड़ा मजा आया। आज फिर से कुछ वैसा ही सुनाओ ना। अच्छा, तो मेरे बच्चों का डर अब उनका शौक बनता जा रहा है। देखो, डर एक ऐसी दहलीज है जिसे एक बार पार कर लो तो वापस आना मुश्किल होता है। हम नहीं डरेंगे दादाजी, बस आज कोई नई और पहले से भी खतरनाक कहानी सुनाइए। ठीक है, आज मैं तुम्हें 2 कहानियां सुनाऊंगा, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि ये कहानियां किस बारे में हैं। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, तुम्हारा डर खुद ब खुद तुम्हें बताने लगेगा कि तुम्हारा सामना किससे होने वाला है। इतना कहकर दादाजी ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो वो उस पुराने वक्त को याद कर रहे हों। बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर बिल्कुल चिपक कर बैठ गए। चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई और फिर दादाजी ने पहली कहानी बताना शुरू किया। रात का अंधेरा गहराने लगा था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तेज बारिश हो रही थी और आकाश में बिजलियां गड़गड़ा रही थीं, मानो किसी अनहोनी का संकेत दे रही हों। उसी सन्नाटे को चीरते हुए एक बस जंगल के उस काले अंधेरे में भागे जा रही थी और उस बस में बैठा था राहुल, जो बिजनेस में घाटे की वजह से सब कुछ बेच-बाच कर शहर से अपने गांव वापस लौट रहा था। लेकिन कहते हैं, कुछ रातें आपका इंतजार करती रहती हैं, जब तक कि उनका मकसद पूरा ना हो जाए। हो सकता है वो आपकी खून की प्यासी हो या फिर कोई अधूरी ख्वाहिश। अरे भगवान, ये बारिश भी आज ही होनी थी। एक तो ये रास्ता ही इतना भयानक है और ऊपर से ड्राइवर इतनी तेज बस चला रहा है। पता नहीं मैं घर कब पहुंचूंगा। राहुल बाहर हो रही बरसात को देखकर थोड़ा डरा हुआ था, क्योंकि जंगल का ऐसा भयानक नजारा वो पहली बार देख रहा था। वहीं बस में बैठे बाकी लोग भी डरे हुए थे। अरे भाई, तुझे पता है क्या? मैंने सुना है कि इस जंगल में छलावा रहता है और जो कोई भी इस जंगल के छलावे में फंस जाता है वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। हाँ, तुम सही कह रहे हो। पिछले साल मेरा दोस्त सुरेश भी इस जंगल में फंस गया था। उसे काफी ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। लेकिन फिर एक दिन उसकी सर कटी हुई लाश उसके ही दरवाजे के बाहर लटकी हुई मिली। इतना भयानक नजारा देखकर तो हम सबकी रूह कांप गई थी। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी जोर जोर से अजीब डरावनी आवाजें आने लगीं। सभी लोग उन आवाजों को सुनकर डर गए। ये क्या हो रहा है? ये कैसी आवाजें हैं? हाँ, ये बहुत डरावनी है। ऐसी भयानक आवाजें तो मैंने कभी नहीं सुनी। इन सबकी बात सुनकर पीछे की तरफ बैठा हुआ एक साधु आगे आया और उसने बस के दरवाजे पर कुछ मंत्र पढ़कर नींबू मिर्ची लटका दिया। मैं महसूस कर सकता हूँ, वो नजदीक आता जा रहा है। वो प्यासा है, वो मुंह खोल कर बैठा है ताकि हम सबको निकल जाए। तुम सब अगर जिंदा रहना चाहते हो तो हनुमान जी का लॉकेट पहन लो, वरना आज कोई जिंदा नहीं बचेगा। ये कहते हुए उस साधु ने एक एक करके सबको हनुमान जी का लॉकेट दिया। लेकिन जैसे ही उस साधु ने वो लॉकेट राहुल को देना चाहा, उसने मना कर दिया। माफ कीजिए साधु बाबा, लेकिन मुझे इन सब पर भरोसा नहीं है। मैं भूत, पिशाच और भगवान को नहीं मानता, इसलिए मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। ये कहते हुए राहुल ने उस लॉकेट को नीचे की तरफ झटक दिया। भगवान तुम्हारी जरूर रक्षा करेगा। आज की रात बड़ी खौफनाक होने वाली है। हे संकट मोचन, तू सबकी रक्षा करना, सबकी रक्षा करना। ये कहते हुए वो साधु वापस पीछे की तरफ जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। बारिश और भी तेज हो गई। अंधेरा पहले से ज्यादा गहराने लगा था। बस की रफ्तार भी बढ़ चुकी थी। चारों तरफ पेड़ों के साए बस की हेडलाइट की रोशनी से किसी राक्षस जैसे नजर आते थे। दोपहर से बस में बैठा हूँ,
पता नहीं गांव कब पहुंचूंगा। ऊपर से इतनी जोर से भूख भी लग रही है। इस तरह राहुल अपने आप से ही बड़बड़ा रहा था कि तभी बस में बैठे लोगों को एक तेज झटका महसूस हुआ। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिए थे। बस अपने रास्ते से भटक गई और एक सुनसान रास्ते पर बेकाबू होकर भागने लगी। लोग चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है? बचाओ, हम सब मर जाएंगे। नहीं नहीं। बस का ड्राइवर बस को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बस बेकाबू हो चुकी थी, मानो बस कोई और चला रहा हो। ये क्या हो रहा है? अब क्या होगा? तभी वो बस जाकर एक पेड़ से टकरा गई और फिर चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। चीखने चिल्लाने की आवाजें एकदम बंद हो गईं। राहुल ने देखा कि वो एकदम ठीक था, लेकिन बाकी सारे लोग बस एक्सीडेंट में मर चुके थे। उनकी लाशों से खून टपक रहा था। राहुल बस से नीचे उतरा और चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। ये क्या हुआ? इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और मैं जिंदा बच गया, जबकि सब लोग मर चुके हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि मुझे एक खरोच तक नहीं आई। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? और ये कौन सी जगह है? मुझे यहां से बाहर निकलना होगा। यही सोचकर राहुल उस मूसलाधार बारिश के बीच उस खौफनाक जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। बारिश और तेज हो चुकी थी, लेकिन राहुल को उस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं इस जंगल से जितना बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना ही मैं इसमें फंसता जा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है मानो मैं एक ही जगह बार बार घूम रहा हूँ और ये जंगल मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहा, बल्कि अपने अंदर ही अंदर धकेलता जा रहा है। ये सब सोचकर राहुल परेशान होने लगता है। वो बेतहाशा होकर चारों दिशाओं में भागता है, लेकिन वो फिर से उसी जगह वापस आ जाता है जहां से चलना उसने शुरू किया था। मेरा दिमाग घूम रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ? इतनी बार कोशिश करने के बाद भी मैं लौटकर उसी जगह वापस आ जाता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब सोचकर राहुल बहुत परेशान होने लगता है और आखिरकार वो इतना भाग भाग कर थक चुका था, इसलिए वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अब मैं क्या करूं? एक तो ये इतनी जोरदार बारिश हो रही है, इस बारिश के बीच कुछ समझ भी नहीं आ रहा है और यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा। अब मैं क्या करूं? ये जंगल बहुत डरावना लग रहा है। कहीं कोई जंगली जानवर आ गया तो बहुत बुरा होगा। राहुल को अब बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक बार फिर से कोशिश करने की ठानी और उठ खड़ा हुआ। मैं हार नहीं मानूंगा, मगर मैंने हार मान ली तो मैं इसी जंगल में मारा जाऊंगा। मैं एक काम करता हूँ, इस पेड़ पर एक निशान लगा देता हूँ। इससे मुझे कम से कम ये तो पता चल पाएगा कि आखिर मैं सही दिशा में जा रहा हूँ या फिर एक ही जगह बार बार घूम रहा हूँ। यही सोचकर राहुल उस पेड़ पर एक निशान बना देता है और जंगल से जा रही एक दिशा की सीध में चलने लगता है। अब तो मैं काफी आगे निकल आया हूँ। लगता है कि मैं उस जंगल से बाहर निकल चुका हूँ। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने देखा कि वो उसी पेड़ के पास वापस लौट आया था जहां पर उसने निशान लगाया था। अरे नहीं, ये तो वही पेड़ है। इसका मतलब मैं उसी जगह वापस लौट आया हूँ। ये क्या हो रहा है? ये तो वही पेड़ है जिस पर मैंने निशान बनाया था। कहीं ये कोई भूल भुलैया तो नहीं है जिस पर मैं फंस चुका हूँ? लेकिन अब मैं इससे बाहर कैसे निकलूं? मुझे कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। यही सब सोचते हुए राहुल वहीं पर बैठ जाता है और जोर जोर से अपनी किस्मत पर रोने लगता है। मैं क्यों आया रात की बस से? काश ट्रेन से आ गया होता तो ये सब ना हुआ होता मेरे साथ। तभी राहुल को किसी की आवाज सुनाई देती है। आवाज साफ नहीं थी, लेकिन आवाज जिस दिशा से आ रही थी उसकी दिशा साफ साफ पता चल रही थी। ये क्या? ये आवाज कहां से आ रही है? दूर दूर तक तो कोई नजर नहीं आ रहा। फिर ये आवाज किसकी है? राहुल ने गौर लगाकर वो आवाज सुनी तो वो आवाज एक लड़की की थी। ये आवाज तो किसी लड़की की आवाज लग रही है। हाँ, यकीनन ये एक लड़की की आवाज है। मुझे इस आवाज की तरफ जाना चाहिए, शायद वहां से मुझे कोई मदद मिल जाए। यही सोचकर राहुल के दिल में एक उम्मीद की किरण जाग उठी और वो उठकर उस आवाज की तरफ चलने लगा। जैसे जैसे वो आवाज की तरफ बढ़ता जा रहा था, वो आवाज और भी साफ और सुरीली होने लगी थी। थोड़ी ही दूर जाने पर राहुल ने देखा कि वहां पर एक सुंदर लड़की बरसात में भीग रही थी। वो किसी अप्सरा की तरह मनमोहक थी। उसकी सुंदरता राहुल के सोए अरमानों को कुचल रही थी। वो लड़की नहीं, मानो स्वर्ग से उतरी कोई मनमोहिनी हो। ये कितना सुंदर नजारा है।
दिल करता है देखता रहूं। राहुल उस लड़की को देखकर उसकी अनुपम सुंदरता से मोहित हो चुका था। उसके दिल में काम भावना घर करने लगी थी। राहुल एक पेड़ के पास खड़ा होकर उस लड़की को निहार रहा था कि तभी उस लड़की की नजर राहुल पर पड़ी और वो राहुल के पास आई। क्या हुआ बाबू, आप इस तरह घूर घूर कर क्या देख रहे हैं? लड़की की आवाज सुनकर राहुल अपने ख्यालों से बाहर आया तो उसके ठीक सामने वो लड़की खड़ी थी। उसे देखकर राहुल के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जी मैं वो कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस यहाँ फंस गया हूँ और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था और रास्ता ढूंढते ढूंढते कब यहाँ तक आ गया पता ही नहीं चला। अरे बाबू, ये कोई आम जंगल नहीं है। इस जंगल से बाहर जाने का तो सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता इस तेज बारिश की वजह से बंद हो चुका है। अब इस जंगल से आप बाहर नहीं जा सकते। ये रात तो आपको इसी जंगल में गुजारनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। जी आपकी बात सही है, लेकिन मैं यहाँ जंगल में इस बारिश के बीच कैसे रह सकता हूँ? क्या आपके पास कोई रहने की जगह है जहाँ आज रात रुका जा सके? क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है और मुझे बहुत डर भी लग रहा है। देखो बाबू, इस वीरान जंगल में तो रहने की जगह आपको कहाँ ही मिलेगी, लेकिन हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर ही मेरा घर है। तुम मेरे साथ चल सकते हो और वहाँ तुम पूरी रात गुजार सकते हो। लड़की की बात सुनकर राहुल का मन बहक गया। उसे लगा कि वो लड़की खुद उसे अपने घर ले जा रही है। शायद वो उसे पसंद करने लगी हो। यही सोचकर राहुल ने उस लड़की से कहा, जी ठीक है, मैं आपके साथ चल सकता हूँ। इस तूफानी बरसात में बाहर रहने से बेहतर है कि मैं आपके साथ रुक जाऊँ। राहुल की बात सुनकर वो लड़की हल्के से मुस्कुराई। तो ठीक है बाबू, आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं आपको अपने घर ले चलती हूँ। लड़की की बात सुनकर राहुल उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी ही देर में दोनों एक आलीशान और वीरान पड़ी हुई हवेली के सामने पहुंच गए। चलो बाबू, यही है मेरा घर। चलो अंदर चलते हैं, वरना बारिश में बीमार पड़ जाएंगे। उस वीरान पड़े जंगल में इतनी आलीशान हवेली देखकर राहुल चौंक जाता है, लेकिन उसे रात गुजारने के लिए एक जगह भी चाहिए थी और ऊपर से वो उस लड़की की सुंदरता से इतना मोहित हो चुका था कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सुनिए, आप बहुत खूबसूरत हैं। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ प्लीज? राहुल बोल ही रहा था कि तभी पीछे से किसी की तेज आवाज आती है। मोहिनी, मोहिनी नाम है इसका। राहुल ने डर कर अपने पीछे देखा तो वहां एक अजीब सा आदमी खड़ा था। आप कौन हैं और आपको इसका नाम कैसे पता है? ये मेरे बाबा हैं। इस हवेली में हम दोनों ही रहते हैं। ओह, ये तुम्हारे बाबा हैं। नमस्ते अंकल, मैं राहुल। वो दरअसल जंगल में मेरी बस का एक्सीडेंट हो गया था और इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा था, तो मेरी मुलाकात आपकी बेटी से हो गई और वो मुझे अपने साथ यहाँ ले आई ताकि मैं आज रात यहाँ गुजार सकूं। राहुल की बात सुनकर वो आदमी कुछ नहीं बोला और चुपचाप ही हवेली के अंदर चला गया। ये देखकर राहुल को बहुत अजीब लगा। वो बाबू दरअसल बाबा किसी से ज्यादा बात नहीं करते, इसलिए आप उनकी बात का बुरा मत मानिएगा। अच्छा, अब आप अंदर चलिए ना। इस तरह राहुल उस लड़की के साथ अंदर आ जाता है। वो लड़की राहुल को एक कमरे में ले जाती है। बाबूजी, आप यहाँ बैठकर आराम कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बनाकर ले आती हूँ। जी ठीक है। ये कहकर वो लड़की वहां से बाहर चली जाती है और राहुल वहीं बैठकर आराम करने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद राहुल को एक हलचल महसूस होती है। ये किसी के बात करने की आवाजें थी। राहुल को थोड़ा अजीब लगता है और वो बाहर आकर देखता है तो वो लड़की अपने पिता से बात कर रही थी। मैंने जैसा प्लान किया था सब वैसा ही हो रहा है। अब मैं उसे खाना खिलाकर बेहोश कर दूंगी और फिर हम दोनों उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर खाएंगे। बड़ा मजा आएगा। आप बहुत तेज हैं मालकिन। आपने उस लड़के को अपनी बातों में कितनी जल्दी आसानी से ले लिया और वो बेवकूफ अपनी जवानी के बहकावे में आकर समझा ही नहीं कि वो जिसकी सुंदरता पर दिल बैठा है वो कोई और नहीं बल्कि इस जंगल की सबसे शक्तिशाली पिशाचिनी है। अब बस भी करो, जाओ जाकर एक प्लेट खून का सूप बनाकर ले आओ। अपने शहरी बाबू को भूख लगी होगी, मैं उन्हें अपने हाथ से सूप पिलाऊंगी। राहुल ये सब देखकर बहुत डर जाता है। हे भगवान, ये क्या? मैं अपनी बेवकूफ़ी के चलते कहाँ फंस गया? मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा, वरना इन पिशाचों से मुझे कोई नहीं बचा पाएगा। राहुल यही सोचकर दबे पैरों से छुपते हुए वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी उस पिशाच की नजर राहुल पर पड़ जाती है। वो देखो मोहिनी, आपका शिकार भाग रहा है। ये सुनकर राहुल बहुत डर जाता है और बेतहाशा होकर वहां से भागने लगता है। राहुल तब तक भागता रहता है जब तक वो थक नहीं गया। आखिरकार राहुल बहुत आगे निकल आया था
इसलिए वो रुक जाता है। लेकिन जब उसने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखा तो वो एक रेलवे स्टेशन पर था। मैं भागते भागते रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया हूं। अब मैं यहां से ट्रेन का टिकट लेकर घर जा सकता हूं। मुझे यहां ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। यही सोचकर राहुल टिकट काउंटर ढूंढने लगता है। वहां एक तरफ एक सीट पर बारिश के बीच एक लड़की बैठी हुई थी। पहले तो राहुल डर जाता है, लेकिन फिर हिम्मत करके उसके पास जाता है और उससे पूछता है, जी सुनिए, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये टिकट काउंटर किस तरफ है? मुझे सीतापुर की टिकट लेनी है। हाँ, यहाँ से सीधे जाके मुड़ जाइएगा, वहीं टिकट बूथ है। लड़की की बात सुनकर राहुल टिकट काउंटर की तरफ जाने लगता है। अरे भाई साहब, ये सीतापुर की ट्रेन कब आएगी? अभी अभी एक ट्रेन निकली है। दूसरी ट्रेन के लिए 3 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, सीतापुर की एक टिकट दे दीजिए। इस तरह राहुल टिकट ले लेता है और एक तरफ लगी हुई बेंच पर जाकर बैठ जाता है और ट्रेन का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में राहुल ने देखा कि वो लड़की जिससे कुछ देर पहले राहुल ने टिकट काउंटर के बारे में पूछा था, वो वहां से उठकर ट्रेन की पटरियों की तरफ जा रही थी। राहुल ये देखकर घबरा जाता है और उसे बचाने के लिए आवाज लगाता है, रुक जाओ, तुम क्या कर रही हो? वापस आ जाओ, ट्रेन आने वाली है। लेकिन वो लड़की राहुल की आवाज नहीं सुनती और ट्रेन की पटरियों पर चलती रहती है। राहुल स्टेशन मास्टर के पास भागकर जाता है और उससे लड़की को बचाने के लिए बोलता है, सुनिए, वो लड़की ट्रेन की पटरियों पर जा रही है, उसे बचा लीजिए, वरना बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। राहुल की बात सुनकर स्टेशन मास्टर उसे घूर घूर कर देखने लगता है, मानो उसने कुछ गलत बोल दिया हो। क्या बोल रहे हो तुम? कौन सी लड़की? वहां तो कोई लड़की नहीं है। अरे वही लड़की, देखो वो पटरियों पर जा रही है। राहुल बोल ही रहा था कि तभी ट्रेन आ जाती है। ट्रेन देखकर राहुल और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो देखिए, ट्रेन भी आ गई, जल्दी कीजिए, वो मर जाएगी, बचाइए उसे। इस बीच वो ट्रेन उस लड़की के आर पार निकल जाती है और तेज आवाज के साथ ट्रेन स्टेशन पर रुक जाती है। देखो, वहां कुछ भी नहीं था। तुम शायद बहुत परेशान हो। जाओ, ये आखिरी ट्रेन है सीतापुर के लिए। जल्दी से ट्रेन में जाकर बैठ जाओ। ये कहते हुए स्टेशन मास्टर वहां से आगे चला जाता है। राहुल चुपचाप ट्रेन की तरफ जाने लगता है। लेकिन यह बहुत अजीब था कि ना तो कोई ट्रेन में चढ़ रहा था और ना ही कोई ट्रेन से उतर रहा था। राहुल ट्रेन में चढ़ जाता है। अंदर पहले से ही कुछ लोग बैठे हुए थे, लेकिन राहुल को झटका तो तब लगा जब उसने देखा कि वो स्टेशन वाली लड़की भी उसी ट्रेन में बैठी हुई थी। राहुल उसे देखकर दंग रह जाता है, लेकिन वो चुप रहता है और थोड़ी दूर जाकर एक खाली सीट पर बैठ जाता है। ट्रेन रवाना हो जाती है। सब ठीक लग रहा था कि अचानक उस ट्रेन में बैठे लोग एक एक करके ट्रेन से नीचे कूदने लगते हैं। राहुल बहुत ज्यादा डर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। सब लोग एक एक करके ट्रेन से नीचे कूद चुके थे, लेकिन वो लड़की अभी भी ट्रेन में बैठी हुई थी और एकदम शांत थी, मानो कुछ हुआ ही नहीं। राहुल से रहा नहीं गया और वो उठकर उस लड़की के पास गया और उससे डरते हुए कहा, आपको याद है, मैंने आपसे स्टेशन पर टिकट काउंटर के बारे में पूछा था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैंने वापस देखा तो आप ट्रेन की पटरियों पर चल रही थीं और तभी आप ट्रेन से टकरा गईं। लेकिन जब मैंने वापस देखा तो आप यहाँ ट्रेन में बैठी हुई थीं। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। राहुल बोले जा रहा था, लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। निराश होकर राहुल अपनी सीट की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुम मुझे अकेला छोड़कर हवेली से क्यों भाग आए? मैंने तो तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाया था ना बाबू। क्या बोल रही हो तुम? सच बताओ, कौन हो तुम? राहुल के इतना कहते ही वो लड़की उसी पिशाचिनी में तब्दील हो जाती है जो उसे जंगल से हवेली लेकर गई थी। राहुल बहुत डर जाता है। वो अपने कदम पीछे करता है, लेकिन पीछे वो पिशाच आदमी आ जाता है और दोनों उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये सब देखकर राहुल अपने होश खोने लगता है और उसकी आंखों के सामने काला अंधेरा छा जाता है। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो उसी रास्ते पर था जहां से उसकी बस मुड़कर उस भयानक जंगल में चली गई थी। लेकिन अब सब ठीक हो चुका था। उसकी बस भी एकदम ठीक थी और सब लोग सही सलामत वहां बैठे हुए थे। ये क्या? मैं तो उस ट्रेन में था, अचानक यहाँ कैसे आया? कुछ याद नहीं आ रहा है। आखिर क्या था वो सब?
तभी राहुल की नजर उसके हाथ पर अटके हुए हनुमान जी के लॉकेट पर जाती है, जिसे देखकर राहुल सब कुछ समझ जाता है कि पिछली रात जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि एक बहुत ही डरावना छलावा था, और इसी लॉकेट की वजह से उसकी जान बच गई थी। लेकिन उसे समझ नहीं आया कि आखिर उसके पास वो लॉकेट कैसे आया। तभी वो साधु उसके पास आया। अब तो भरोसा हुआ बेटा, भूत पिशाच होते हैं और उनके खात्मे के लिए भगवान भी होते हैं। हाँ बाबा, मुझे भरोसा हो गया। अगर ये लॉकेट ना होता तो आज मैं जिंदा ना बचता। लेकिन बाबा, ये लॉकेट मेरे पास कैसे आया? सब भगवान की लीला है बेटे। याद करो, जब मैं तुम्हें ये लॉकेट दे रहा था तो तुमने इसे लेने से मना कर दिया था और इसे मेरे हाथ से झटक दिया था। तभी ये लॉकेट तेरे कपड़ों में उलझ गया और पूरी रात इसने तेरी रक्षा की। इस तरह उस रात की घटना ने राहुल को भगवान पर भरोसा करने पर मजबूर कर दिया, और इसके साथ ही बस एक बार फिर रवाना हो गई अपनी मंजिल की तरफ। पहली कहानी खत्म होते ही वहां एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। बच्चे इतने डर गए कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो बस फटी आंखों से एक दूसरे को देखने लगे। दादाजी ने उनके चेहरों पर छाए खौफ को देखा और हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने आग को थोड़ा और तेज किया और बिना रुके दूसरी कहानी बताना शुरू किया। रामपुर बस स्टैंड, एक ऐसी जगह जो पिछले 70 सालों से बंजर और सुनसान पड़ी है। दिन के उजाले में भी यहां से गुजरने वालों की रूह कांप जाती है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यह बस स्टैंड श्रापित है। कहा जाता है कि पिछले 70 सालों से हर अमावस की काली रात को ठीक 12 बजे इस वीरान बस स्टैंड से शादी के ढोल नगाड़ों की आवाज आती है। एक ऐसी आवाज जो जिंदा इंसान को पागल कर दे। और उसके बाद गांव की एक कुंवारी लड़की हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। आज वही मनहूस रात थी। अरे दिनेश भाई, आज सुबह से ही गांव में कैसी अजीब सी हवा चल रही है। देख रहे हो, पंछी भी शांत हैं। आज वही काली अमावस्या है ना? हाँ रमेश, आज वही रात लौट आई है। मेरी तो सुबह से ही छाती बैठी जा रही है। वो श्रापित बारात आज फिर आएगी। पता नहीं आज किस माँ की गोद सूनी होगी, किस भाई की कलाई से राखी छूटेगी। भगवान करे आज की रात जल्दी गुजर जाए। मैंने सुना है सरपंच जी ने शहर से बड़े पंडित बुलवाए हैं। पंडित तो बुला लिए बेटा। पूरे गांव के मंदिरों में सुबह से जाप चल रहा है, लेकिन उस शैतानी ताकत को रोकना इंसान के बस की बात नहीं लगती। बस दरवाजे बंद रखना, चाहे कोई भी आवाज आए, दरवाजा मत खोलना। दिन ढलने लगा था। सूरज की रोशनी कम होती जा रही थी और डर का अंधेरा गांव वालों के दिलों में घर करता जा रहा था। हर बार अमावस्या आती थी, लेकिन आज की खामोशी कुछ अलग थी। एक ऐसी खामोशी जो तूफान आने से पहले होती है। शाम के 7 बज चुके थे। गांव की टी स्टॉल पर कुछ लोग बैठे थे, लेकिन आज वहां कोई हंसी मजाक नहीं हो रहा था। वहां बैठे थे भैरव काका, जो इस गांव के सबसे पुराने निवासी थे, और उनके साथ थे 2 जवान लड़के, विक्रम और राहुल। अरे भैरव काका, आप भी किन बातों में आ गए? आज के जमाने में भूत प्रेत, ठीक रात के 12 बजे बारात आएगी, ये सब कहानियां हैं काका, बस लोगों को डराने के लिए। कहानी होती तो आज मेरा बाप जिंदा होता विक्रम। ये कोई कहानी नहीं, ये इस गांव का बदनसीब सच है। तो रोकता क्यों नहीं कोई उन्हें? पुलिस को बुलाओ, फोर्स लगाओ। ऐसे कैसे कोई लड़की उठा के ले जाता है? रोकने की कोशिश नहीं की थी क्या? 20 साल पहले गांव के 15 हिम्मत वाले मर्द, जिसमें मेरा बाप भी शामिल था, वो गए थे उस बस स्टैंड पर, हाथों में मशाले और लाठियां लेकर। फिर क्या हुआ काका? फिर उनमें से कोई वापस नहीं आया राहुल। अगली सुबह हमें सिर्फ उनकी जली हुई लाशें और कुछ कपड़े मिले। उनकी लाशें तक नहीं मिली। वो बारात इंसानों की नहीं है बेटा, वो रूहों की भूख है। जो उनके रास्ते में आता है वो सीधा नरक जाता है। लेकिन काका, वो बारात तो सिर्फ लड़की लेने आती है ना, तो मर्दों को क्यों मारा?
क्योंकि उन्होंने उन्हें देख लिया था। अमावस्या की रात को जो भी उस बारात की नज़र में आता है वो उनका मेहमान बन जाता है, हमेशा के लिए। इसलिए कहता हूँ आज रात घर में रहना। भैरव काका की बात सुनकर राहुल के पसीने छूट गए। बस करो अब ये बातें, 11 बजने वाले हैं, अंधेरा गहरा हो रहा है। चलो सब अपने अपने घर, और खबरदार जो किसी ने खिड़की से झांकने की कोशिश भी की। सब लोग वहां से उठ गए, लेकिन भैरव काका की कहानी ने विक्रम के दिमाग में एक आग लगा दी थी। डर नहीं, जिज्ञासा। राहुल, तू मान गया काका की बात? भूत, बारात? भाई प्लीज धीरे बोल, हवा में भी कान होते हैं आज की रात। चुपचाप घर चलते हैं। मुझे देखना है राहुल, मुझे अपनी आंखों से देखना है कि आखिर होता क्या है उस बस स्टैंड पर। मैं आज घर नहीं जा रहा। पागल हो गया है क्या विक्रम? मरने का शौक चढ़ा है? काका ने कहा ना, जो देखता है वो जिंदा नहीं बचता। वो सामने गए होंगे यार, हम सामने नहीं जाएंगे, हम छुप कर देखेंगे। सोच, अगर हमने ये राज खोल दिया तो पूरे गांव का भला होगा। तू बस मेरा साथ दे। नहीं भाई, मैं नहीं आ रहा, मुझे अपनी जान प्यारी है। अरे डरपोक, तो मेरा दोस्त है या नहीं? हम वो पुराने बरगद के पेड़ के पीछे छुपेंगे। वहां से बस स्टैंड साफ दिखता है, लेकिन कोई हमें नहीं देख पाएगा। चल ना, बस एक बार। दूसरी तरफ गांव के दूसरे कोने में अजय का परिवार खाना खा रहा था। अजय की छोटी बहन अंजलि, जो शहर में पढ़ाई करती थी, काफी सालों बाद गांव आई थी। भैया सीरियसली, आप लोग अभी भी इन पुरानी स्टोरीज पर बिलीव करते हो? भूतिया बारात? कम ऑन, 21st सेंचुरी है ये शहर नहीं है अंजलि, ये रामपुर है। यहाँ की हवा में कुछ चीजें ऐसी हैं जो साइंस की किताबों में नहीं होती। मैंने तुझे मना किया था ना अमावस्या पर आने से। अरे भैया, आप तो ऐसे डर रहे हो जैसे वो भूत दरवाजा तोड़कर मुझे ले जाएगा। रिलैक्स करो, कुछ नहीं होगा। अंजलि, तुम्हारी भाभी हूँ मैं, मजाक नहीं कर रही। पिछली बार जब शर्मा जी की बेटी गायब हुई थी तब भी यही लगा था कि अफवाह है, लेकिन आज तक उसका पता नहीं चला। तुम आज रात मेरे और अजय के बीच में सोओगी। अंजलि ने देखा कि उसके भैया और भाभी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने मजाक उड़ाना बंद कर दिया, पर अंदर ही अंदर उसे अब भी यकीन नहीं था। घड़ी की सुई टिक टिक करके 12 की तरफ बढ़ रही थी। सुमन, पीछे का दरवाजा अच्छे से बंद किया ना? खिड़कियां चेक कर लो, 11:55 हो गए हैं। उधर बस स्टैंड के पास विक्रम और राहुल सांसें रोके उस बरगद के पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। अचानक हवा रुक गई, बिल्कुल शांत, इतनी शांत कि उन्हें अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। कुत्ते जो अब तक भौंक रहे थे, वो दुम दबाकर भाग गए। विक्रम, मुझे अजीब लग रहा है। जली हुई बदबू आ रही है, जैसे किसी जानवर को जलाया हो। चुप कर, उधर देख। ठीक 12 बजे बस स्टैंड के टूटे हुए शेड के ऊपर बैठे हुए कौवों ने एक साथ चिल्लाना शुरू कर दिया, और तभी एक ऐसी आवाज गूंजी जैसे पाताल लोक में शादी के नगाड़े बज रहे हों। वो आवाज कानों को सुकून नहीं बल्कि दिल में दहशत पैदा कर रही थी। सुमन, आवाज सुनाई थी, वो आ गए, बारात आ गई है। बस स्टैंड पर धुआं इतना गहरा हो गया कि कुछ दिख नहीं रहा था, और उस धुएं के बीच से कुछ आकृतियां बाहर निकलने लगीं। वो इंसान नहीं थे, वो तो बस मांस और हड्डियों के ढांचे थे। किसी का सर आधा जला हुआ था, तो किसी के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। उनके हाथों में पुरानी मशालें थीं जो नीली आग से जल रही थीं, और सबसे आगे घोड़े पर सवार वो मौत का दुल्हा। विक्रम, हम मर गए, हम पक्का मर गए। वो देख, उनके चेहरे। दुल्हा नीला पड़ चुका था, उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थीं। वो बारात नाचते गाते गांव की तरफ बढ़ने लगी। उनका संगीत किसी रोने की आवाज जैसा लग रहा था। बारात गांव की गलियों से गुजर रही थी।
जिस घर के सामने से वो गुजरते वहां के लोग डर के मारे सांस लेना बंद कर देते। बारात सीधा अजय के घर की तरफ मुड़ गई, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि शिकार कहाँ है। ये आवाज हमारे घर के पास आ रही है सुमन। अंजलि को लेकर स्टोर रूम में छुप जाओ, जल्दी। दरवाजा खोलो, मैं अपनी दुल्हन लेने आया हूं। वो आवाज दीवारों को चीरते हुए अंदर आई। अंजलि, जो अब तक ब्रेव बन रही थी, डर के मारे कांपने लगी। यहाँ कोई दुल्हन नहीं है, चले जाओ यहाँ से। मैं अपनी बहन को नहीं ले जाने दूंगा। इंसान की हिम्मत तो देखो, मौत से सौदा कर रहा है। एक ही झटके में मजबूत दरवाजा किसी कांच की तरह बिखर गया। दुल्हा और उसके जले हुए बाराती घर के आंगन में घुस गए। खबरदार जो आगे बढ़े, मैं काट डालूंगा सबको। अजय ने कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन उस साये ने हाथ तक नहीं लगाया, सिर्फ अपनी लाल आंखों से अजय की तरफ देखा। अजय का शरीर हवा में उठ गया और जोर से दीवार पर जा लगा। भैया, भाभी, छोड़ दो उन्हें, प्लीज। तू ही मेरी दुल्हन है। आज की रात तू मेरे साथ चलेगी। अजय जमीन पर गिरा, मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन वो फिर उठा। नहीं, अंजलि, भाग जाओ। कमरा खून से भर गया। अंजलि की चीख गांव में गूंज गई, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। भैया, उठो ना भैया। भाभी। दुल्हे ने अंजलि के बाल पकड़े और उसे किसी गुड़िया की तरह घसीटते हुए घर से बाहर ले आया। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उस शैतान पर कोई असर नहीं हुआ। राहुल, वो देख, वो अजय की बहन है। वो लोग उसे ले आए और उनके कपड़ों पर खून लगा है। शायद अजय भाई। हमें भागना चाहिए विक्रम, अगर उन्होंने हमें देख लिया। बारात वापस बस स्टैंड पर पहुंच गई थी। अंजलि बेहोश होने की हालत में थी। अचानक बस स्टैंड के चारों तरफ धुआं और गहरा हो गया और तभी सुनाई दी एक भयानक हॉर्न की आवाज। अंधेरे को चीरते हुए एक पुरानी जंग लगी हुई टूटती हुई बस वहां आकर रुक गई। उसका इंजन किसी जानवर की तरह गुर्रा रहा था। बस के दरवाजे अपने आप खुल गए। धुआं थोड़ा छटा तो विक्रम और राहुल ने जो देखा उसने उनकी रूह निकाल दी। बस के अंदर सीटों पर अनगिनत आत्माएं बैठी थीं। सफेद चेहरे, बिना आंखों वाले गड्ढे, सब के सब खिड़कियों से बाहर घूर रहे थे। हे भगवान, ये सब वही लड़कियां हैं जो पिछले 70 सालों में गायब हुई थीं। अंजलि ने जब उन आत्माओं को देखा तो उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वो चीखना चाहती थी पर आवाज नहीं निकली। दुल्हे ने अंजलि को उठाया और उस श्रापित बस के अंदर फेंक दिया। अगली बार तुम्हारी बारी है। क्या उस दुल्हे ने उन्हें देख लिया था? विक्रम और राहुल की सांसें अटक गईं। जैसे ही अंजलि बस के अंदर गई, दरवाजे बंद हो गए। बस ने एक तेज रफ्तार पकड़ी, लेकिन सड़क पर नहीं, वो हवा में धुएं की तरफ बढ़ने लगी। और देखते ही देखते वो बस, वो बारात और वो बेचारी अंजलि सब धुएं में गायब हो गए। रह गया तो बस वही मनहूस सन्नाटा। अगली सुबह अजय और सुमन की लाशें मिली। अंजलि का कोई नामो निशान नहीं था। विक्रम और राहुल ने जो देखा था वो बताने की हालत में नहीं थे। वो आज भी उस बरकत के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे रहते हैं। कहते हैं रामपुर बस स्टैंड आज भी बंद है, लेकिन अगर आप कभी अमावस्या की रात वहां से गुजरें और आपको ढोल की आवाज सुनाई दे तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि अगली सवारी शायद आपकी हो सकती है।